हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएचयू सीएचएस सेंटर एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश के कुछ प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट पहले चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने दोस्तों वो नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। उनमें भी दोस्तों इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहले की तरह आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों और ज्यादा हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। विच इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्वेरल। यानी आपको बताना है दोस्तों, जो वर्ड क्वेरल है इसका कौन सा निम्न में से सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन ए है आर्गुमेंट, ऑप्शन बी है बिकरिंग, ऑप्शन सी है डिस्कॉर्ड, ऑप्शन डी है दोस्तों क्वेरी। तो आपको बताना है क्वेरल का सिनोनिम कौन सा नहीं है। दोस्तों, क्वेरल का मतलब आपको पता है लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ना झगड़ना, ठीक है। आर्गुमेंट की बात करें दोस्तों, आर्गुमेंट का मतलब भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, बहस करना, विवाद करना, झगड़ा करना, ठीक है ना। बिकरिंग की बात करें दोस्तों, बिकरिंग का मतलब होता है दोस्तों बेकार की बात पे झगड़ना, है ना, वो होता है बिकरिंग। उसके बाद डिस्कॉर्ड की बात करें दोस्तों, डिस्कॉर्ड का मतलब भी दोस्तों झगड़ा या विवाद से रिलेटेड होता है। और क्वेरी, क्वेरी की बात करें दोस्तों, क्वेरी का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो रेत होता है, बालू या फिर पत्थर, उसकी जो खदान या खान होती है उसको दोस्तों क्वेरी कहा जाता है। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेरल का दोस्तों यहाँ पे सिनोनिम नहीं है। दोस्तों, आर्गुमेंट, बिकरिंग और डिस्कॉर्ड, इन सभी का कहीं ना कहीं दोस्तों लड़ाई झगड़े से दोस्तों क्या यहाँ पे मतलब इनका सेंस बनता है, तो ये दोस्तों क्वेरल के सिनोनिम हो सकते हैं। बट जो क्वेरी है वो दोस्तों इनसे बिल्कुल अलग है, तो ये क्वेरल का बिल्कुल भी दोस्तों सिनोनिम नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ई आर एज इट्स एंड फॉर्म ए न्यू वर्ड। यानी दोस्तों आपको निम्न में से एक ऑप्शन चुनना है जिसके लास्ट में आप ई आर नहीं ऐड कर सकते, ठीक है ना। और ई आर ऐड करेंगे तो उसका नया वर्ड कोई नहीं बनेगा। अब पहली बात है दोस्तों, सून, सून के पीछे ई आर लगाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सूनर बनेगा। और सूनर आपने सुना भी होगा, सूनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्द ही, है ना। जैसे आप कहते हैं सूनर, सूनर का मतलब होता है दोस्तों जल्द ही, ठीक है ना। उसके बाद क्विक है, क्विक के पीछे दोस्तों अगर हम ई आर लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्विकर बनेगा। क्या बनेगा, क्विकर। क्विकर का मतलब दोस्तों यानी कि कोई काम को जल्दी करने वाला, यानी कि थोड़ा समय लेने वाला आप कह सकते हो, तो क्विकर बनेगा। उसके बाद है दोस्तों टाइम, टाइम है दोस्तों TIME, टाइम। तो इसके पीछे ई आर लगाएंगे तो ये टाइम ईयर बन गया, है ना। आर लगेगा तो टाइमर बनेगा, बट ई आर लगाने से तो कुछ और ही बन गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके पीछे दोस्तों हम ई आर नहीं लगा सकते। विक, विक के पीछे दोस्तों हम ई आर लगा सकते हैं। विक के पीछे ई आर लगाएंगे तो क्या बनेगा, विकर। और विकर दोस्तों एक जैसे आपने देखा होगा, जो टोकरी बनाने वाले होते हैं, फर्नीचर बनाते हैं जो, उनमें दोस्तों बनाने में ना एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो खपची टाइप की होती है, उसको विकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन जो ये टाइमियर बना दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये टाइम वाला ऑप्शन से आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ई आर नहीं ऐड कर सकते, आर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। देयर आरंट डैश पीपल हेयर, देयर आर नॉट डैश पीपल हेयर, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कि डैश पीपल नहीं है, ठीक है। तो मच आएगा, मैनी आएगा, ए लोट आएगा या फिर सम आएगा। तो सबसे पहले बात करें मच की, देयर आर नॉट मच पीपल हेयर। मच पीपल दोस्तों, मच है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। लेकिन पीपल तो दोस्तों काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, मच तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मैनी, मैनी दोस्तों क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है ना। मैनी किसके साथ है दोस्तों, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद ए लोट, देयर आरंट ए लोट पीपल हेयर। दोस्तों ए लोट अकेला नहीं आता, आपने सुना होगा ए लोट के बाद ऑफ भी लगा होता है, ए लोट ऑफ पीपल, ए लोट ऑफ पीपल होता है। ये तो दोस्तों इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है सम, दोस्तों सम, सम का दोस्तों जब यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, किसमें, पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर नोट आया, नोट आया, नेगेटिव हो गया। एनी का यूज करते हैं दोस्तों नेगेटिव में, सम का हम किस में करते हैं, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे दोस्तों सम भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन कट हो गए दोस्तों। तो हमारा मैनी ही यहाँ पे आएगा, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। देयर आर नॉट मैनी पीपल हेयर, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बुक्स। बुक्स का दोस्तों आपको प्लूरल बताना है। बुक्स होगा, बुक्सर, बुक्स या फिर बुक्सेस, तो इसका प्लूरल आपको बताना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप 4th-5वीं क्लास में पढ़े होंगे। बुक्स का क्या होता है दोस्तों, बुक्सेस प्लूरल होता है ना। कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जैसे बॉय,
तो इसके पीछे एस लग जाता है, बॉयज़ बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे बस, बस के पीछे ई एस लगता है, बसेज बनता है, ठीक है ना। और भी दोस्तों जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है तो कुछ एस ई एस से अलग भी होते हैं, ठीक है ना। एक दोस्तों एन के एन आई वी ई, ये होता है दोस्तों के एन आई एफ, नाइफ होता है। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं दोस्तों तो एफ ई की जगह वी ई एस आ जाता है, जैसे काफ, काव्स, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आता है तो बुक्सिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद डैश, वह मेरा भाई था, हु वेंट विद डैश, जो कि कुछ भी आएगा यहाँ पे डैश के साथ गया था, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे ना ये लास्ट में आया ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोनाउन का कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन सा लगेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस। हर, शी, ही, हिज। अब दोस्तों शी और ही है जो, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हिज भी दोस्तों सब्जेक्टिव केस होता है, हिज हिम होता है ऑब्जेक्टिव में, तो हिम भी नहीं आएगा। हर दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम होता है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हर आ जाएगा, हु वेंट विद हर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा, ही, शी या फिर हिज दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, टेक, चीफ, बिहेव। तो इनमें दोस्तों हम कौन सा प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं सभी में, ताकि ये मतलब इनका कुछ ना कुछ मतलब बने। उस पहला है दोस्तों नोन। नोन टेक तो आपने कभी सुना नहीं होगा, नोन टेक, नोन चीफ, नोन बिहेव, ये तो बनेगा नहीं। डिस टेक, डिस चीफ, डिस बिहेव, तो ये भी दोस्तों नहीं बनेगा, ये भी सब में नहीं लगेगा। इन टेक तो होता है, इन चीफ या फिर इन बिहेव में यहाँ पे नहीं बनेगा। मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव, ये तीनों होते हैं दोस्तों। मिस्टेक भी होता है दोस्तों, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, है ना, भूल वगैरह। और मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब दोस्तों मतलब कि शरारत टाइप का, शरारती टाइप का, नटखटपन सा टाइप का ना, उसको बोलते हैं मिसचीफ, है ना। अलग नटखट वाला थोड़ा ना शरारती टाइप का बिहेव करना, उसको मिसचीफ बोलते हैं। और मिसबिहेव तो आपको पता ही है, यानी बुरा व्यवहार करना, है ना, बैडली बिहेव करना। तो ये मिस दोस्तों इनके आगे, सभी के आगे लग जाएगा प्रीफिक्स, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। ही डील्स डैश राइस, ही डील्स डैश राइस, तो क्या आएगा दोस्तों, ही डील्स इन राइस, या ही डील्स विद राइस, या ही डील्स एट राइस, या ही डील्स वन राइस। तो वन राइस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ही डील्स डैश राइस, तो आपको बताना है दोस्तों, जब भी डील के पीछे देखो इन भी लगता है और विद भी लगता है। अब बात करते हैं इन कब लगेगा और विद कब लगेगा। जब दोस्तों कोई भी बेचने खरीदने वाला काम हो, यानी कोई भी बेचने चीज़ें खरीदने वाली कोई गुड्स हो, सामान हो, ठीक है ना, चाहे वो दोस्तों दाल सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, तो वहाँ पे दोस्तों हम इन का यूज़ करते हैं। यानी कोई बिजनेस में दोस्तों कोई सेलिंग और बाइंग का मतलब कोई काम है ना, उसमें हम इनका यूज़ करेंगे। ही डील्स इन राइस, वह डील्स करता है किसमें, मतलब कि चावल को खरीदता बेचता है, तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, ही डील्स इन राइस। लेकिन विद कब यूज़ करते हैं, विद दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ना किसी मैटर के बारे में होती है, किसी चीज़ के बारे में होती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो कोई बुक है, वो किसी टॉपिक के रिलेटेड है, किसी के बारे में। दिस बुक डील्स विद, जो भी टॉपिक होगा दोस्तों, दिस बुक डील्स विद, कुछ भी मान लो टॉपिक होगा तो वो हम वहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लो इंडिया में दोस्तों पॉपुलेशन की प्रॉब्लम मान लेते हैं, दिस बुक डील्स विद द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो वहाँ पे डील्स विद लगेंगे। लेकिन जब बिजनेस में कोई बेचने खरीदने वाला काम होगा तब दोस्तों वहाँ पे क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फ्लोइंग वर्ड्स। स्पून और माउथ, इन दोनों के साथ दोस्तों कौन सा सफिक्स लग सकता है। स्पूनीली, माउथीली, स्पूनीली माउथली तो कुछ भी नहीं होता। स्पूनी, माउथी, स्पूनी तो होता है दोस्तों लेकिन शायद माउथी नहीं होता। उसके बाद ईआर, स्पूनर और माउथर, माउथर भी शायद कुछ नहीं होता, है ना। फुल, स्पूनफुल और माउथफुल, ये ठीक, ये चल जाएगा दोस्तों। स्पूनफुल और माउथफुल होता है, ठीक है ना। स्पूनफुल यानी चम्मच भर, है ना। और माउथफुल, माउथफुल दोस्तों उसको भी बोलते हैं, जैसे निवाला होता है ना जो खाने वाला, ठीक है ना, उसको भी बोलते हैं। तो फुल दोस्तों यहाँ पे दोनों में लग जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों प्रीफिक्स और सफिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा एंशिएंट का दोस्तों क्या है, लगभग सेम मीनिंग है, वो आपको बताना है। एंशिएंट का मतलब होता है दोस्तों पुराना, बहुत साल पुराना, हजारों सालों पुराना, है ना, प्राचीन जिसको बोल देते हैं। तो इसका आपको मीनिंग बताना है। न्यू का मतलब तो नया होता है। मिंट, मिंट का मतलब दोस्तों पुदीना भी होता है, आपने सुना होगा। यहाँ पे दोस्तों एज्ड, एज्ड का मतलब भी दोस्तों बहुत पुराना हो गया। एज्ड का मतलब भी दोस्तों क्या होता है कि बूढ़ा भी बोल देते हैं एज्ड को, कि कोई बूढ़ा व्यक्ति उसको भी बोलते हैं। और एज्ड का मतलब बहुत पुराना भी होता है, ठीक है ना।
सेज का मतलब दोस्तों कोई संत महात्मा ज्ञानी होता है उसको सेज बोलते हैं। तो एंशिएंट का दोस्तों सेम मीनिंग लगभग क्या बन रहा है, एज्ड बन रहा है, क्योंकि इसका भी दोस्तों ऐसे ही कुछ मतलब पुराना, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो करेक्ट वर्ड ऑर्डर आपको बताना है, आई लेंट मई पेंसिल हिम, या फिर मई पेंसिल आई लेंट हिम, या फिर मई पेंसिल हिम आई लेंट, या फिर आई लेंट हिम मई पेंसिल। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही होगा। आई लेंट, ठीक है ना, आई लेंट मई पेंसिल हिम, या फिर आई मई पेंसिल, ये तो बनेगा नहीं दोस्तों, आई तो पहले आएगा। तो आई लेंट मई पेंसिल हिम या फिर आई लेंट हिम मई पेंसिल, इन दोनों में से आपको बताना है ए और डी में से। आई लेंट हिम मई पेंसिल बनेगा, क्योंकि आई लेंट हिम मई पेंसिल। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, जो डी वाला यहाँ पे सही है, बाकी जो 3 है वो गलत है दोस्तों। आई लेंट हिम मई पेंसिल ये वाला सही बनेगा, मैंने उसे अपनी पेंसिल उधार दी, है ना, लेंट का मतलब उधार देना। तो आई लेंट हिम पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर दोस्तों आपको पता है वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आएगी। तो आई लेंट हिम मई पेंसिल ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर द गिवन सेंटेंस बिलो चूज द बेस्ट आंसर। यहाँ पे दोस्तों एक सेंटेंस दिया है, शेल वी गो टू द जिम नाउ, ठीक है ना, शेल वी गो टू द जिम नाउ। तो इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है, बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों हिंदी में, क्या अब हम जिम जाएं, क्या हम अब मतलब क्या अब हम जिम जाएं, ठीक है ना, इसका कुछ मतलब है। आई एम टू टायर्स, इसका आप रिप्लाई क्या करोगे, आंसर क्या दोगे, आई एम टू टायर्स, यानी कि मैं थका हुआ हूँ, ये थकावट महसूस हो रही है। इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। नोट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। आई सपोज यू कैन, यानी मुझे लगता है आप कर सकते हो, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। तो अब खुद सोचो दोस्तों, इसने क्या कहा, शेल वी गो टू द जिम नाउ, क्या अब हम जिम जा सकते हैं, क्या अब हम जिम जाएंगे, ठीक है ना, जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो, क्या अब हम जिम जाएं, यानी कुछ ऐसी सेंस आई है कि शायद इन्होंने पहले भी पूछा होगा कि क्या आप जिम जाएं, और अब पूछ रहे हैं कि क्या अब जाएं, है ना, मतलब कि पहले भी पूछा होगा, तो उसके बाद का ये वर्ड है, यानी 1-2 बार पहले ही पूछ चुके हैं, और अब दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या अब हम जिम जाएं, अब जाएं। तो इसका क्या हो सकता है, इट वॉज टू टायर्स, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। इट इज़ वेरी गुड, ये भी कोई मीनिंग सा नहीं पड़ रहा है। तो इसका क्या होगा, आई सपोज यू कैन या नोट एट ऑल। तो अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, इन्होंने पूछा कि अब हम जिम जाए, तो आप कहोगे अब बिल्कुल भी नहीं, है ना, अभी भी नहीं, यानी कि नोट एट ऑल आएगा। नोट एट ऑल दोस्तों यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा, मुझे लगता है आप कर सकते हो, यानी आई सपोज यू कैन ये भी नहीं होगा। तो नोट एट ऑल दोस्तों इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, एडजेक्टिव आपको बताना है। द टोल गर्ल मेट ए बॉय, एक टोल गर्ल किससे मिली, एक बॉय से मिली। इसमें दोस्तों आपको बताना है एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव दोस्तों जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो, द टोल गर्ल, गर्ल दोस्तों क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो इसकी विशेषता बताइए टोल, टोल के द्वारा। बॉय भी दोस्तों एक क्या है, यहाँ पे नाउन है, इसकी विशेषता क्या है, दोस्तों टोल और ए ये दोनों एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे ए तो आर्टिकल होता है, बिल्कुल सही, ए आर्टिकल होता है, लेकिन दोस्तों अगर कोई और एडजेक्टिव ना मिले तो ए को एडजेक्टिव ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन में ए तो नहीं दिखा, गर्ल तो दोस्तों क्या है, गर्ल तो नाउन है, मैट दोस्तों वर्ब है, बॉय भी नाउन है, तो टोल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ए को भी मान लेते हैं, वैसे तो दोस्तों आपको ये आर्टिकल होते हैं, अभी आपको पता है, ठीक है ना। तो टोल ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है, ज़्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं वो दोस्तों क्या है, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन उससे पहले लगे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, राइट प्रॉपरली यानी सही से लिखो, डोंट राइट एट ऑल ये मतलब कि बिल्कुल भी मत लिखो। तो इसके आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कौन सा यहाँ पे दोस्तों इनमें से वर्ड आएगा, बट आएगा, एंड आएगा, सो आएगा या और आएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका ना सेंस समझो, बहुत ही अच्छे से लिखो, डोंट राइट एट ऑल या फिर बिल्कुल भी मत लिखो। तो यहाँ अगर आप दोस्तों पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, राइट राइट प्रॉपरली, या मतलब अच्छे से लिखो, डोंट राइट एट ऑल या फिर बिल्कुल भी मत लिखो, यही बनेगा। तो यानी कि या आएगा, या का मतलब दोस्तों और लगाएंगे, राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल, ये बिल्कुल भी मत लिखो। तो और दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दोस्तों आपको एडवर्ब बतानी है, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है ना, एडजेक्टिव की। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली, स्लैप द गर्ल लाउडली। एडवर्ब तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, जो वर्ब होती है उसके बाद आती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, द विक्ड बॉडी, बॉडी पहले तो यहाँ पे देखो विक्ड बॉडी, बॉडी दोस्तों नाउन है, और विक्ड दोस्तों नाउन की विशेषता बता रहा है, तो विक्ड बॉडी है, तो ये तो दोस्तों एडजेक्टिव हो जाएगा, तो विक्ड भी नहीं होगा, बॉडी भी नहीं होगा। स्लैप्ड ये दोस्तों वर्ब है, स्लैप्ड ये भी नहीं होगा। लाउडली, स्लैप्ड लाउडली, कैसे स्लैप किया, लाउडली, तो दोस्तों ये वर्ब की विशेषता बताई है लाउडली वर्ड ने, है ना।
स्लेप्ट वर्ब है जो, इसकी विशेषता किस वर्ड ने बताई है, लाउडली ने, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दोस्तों आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ड्रोट, तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। और ड्रोट का मतलब होता है दोस्तों सूखा, तो इसका क्या बनेगा, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है दोस्तों, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। और ड्राईनेस का मतलब लगभग सूखापन आप कह सकते हो, ठीक है ना। ब्रोड का तो कुछ खरीदना या लाना होता है, रिवर का मतलब होता है दोस्तों नदी। तो आपको बताना है दोस्तों जो इसका मतलब कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा देखो, ड्रोट का मतलब क्या है, सूखा, यानी कि लंबे समय तक कहीं पे बरसात नहीं हुई, आप ऐसा समझ सकते हो, तो सूखा हो गया है ना। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, जहाँ पे सूखा नहीं है, गीला, यानी कि बाढ़। बाढ़ हम कह सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो बाढ़ यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ आ गई तो वो सूखे का पॉजिटिव हुआ, तो ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो वर्ब आपको बतानी है, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। द लीव्स, ये तो दोस्तों क्या है, नाउन हो जाएगा, वर येलो एंड स्टिकी। तो वर, वर दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर्ब है, देखने से पता चल रहा है। वर यहाँ पे क्या है दोस्तों, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब इसमें यूज नहीं हुई, वर दोस्तों यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 17 है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ लिखा है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। नाइफ का दोस्तों आपको प्लूरल बताना है, तो नाइफ का दोस्तों आपको पता है एफ ई जब भी होता है, जैसे काफ हो गया है ना, एफ होता है लास्ट में, ये एफ ई होता है, तो वो हट के वी ई एस लग जाता है, तो नाइव्स हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला दोस्तों हो जाएगा। तो प्लूरल दोस्तों आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल इनसे भी थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव की दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। रिसीव, आर आई सी आई ई वी ई, या फिर आर ई सी आई ई वी ई, या फिर आर आई सी ई आई वी ई, या फिर आर ई सी ई आई वी ई। तो आपको बताना है रिसीव की सही स्पेलिंग कौन सी होती है। दोस्तों रिसीव की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है आर ई सी ई आई वी ई। रिसीव करना यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करना, जैसे मैसेज रिसीव करते हो, एक फोन कॉल रिसीव करते हो, ठीक है ना, किसी चीज़ को प्राप्त करना कह सकते हो, ठीक है ना, पाना। तो ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज नोट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नोट एन एंटोनिम कहा है दोस्तों, क्या है, नोट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लवली का दोस्तों आपको बताना है कौन सा एंटोनिम नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, टोल का मतलब लंबा हो जाएगा। अगली का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगली का मतलब होता है दोस्तों भद्दा। अगली का मतलब क्या होता है दोस्तों, भद्दा होता है, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब जो सुंदर ना हो, ऐसे कह सकते हो। ड्रैब, ड्रैब का मतलब भी दोस्तों कैसा होता है कि नो, जिस मतलब अनइंटरेस्टिंग टाइप का, है ना, जो अच्छा ना लगे एक हिसाब से। आवफुल का मतलब भी दोस्तों बुरा होता है, बहुत बुरा, है ना। आवफुल का मतलब भी क्या होता है, बुरा, बैड। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा दोस्तों एंटोनिम नहीं है लवली का। तो अगली का, लवली का मतलब होता है दोस्तों सुंदर, आकर्षक, यानी अट्रैक्टिव कह सकते हो, ब्यूटीफुल कह सकते हो लवली का। अब ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होगा, जो ब्यूटी अट्रैक्टिव नहीं है, ब्यूटीफुल सुंदर नहीं है, आकर्षक नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। अब अगली का मतलब भी दोस्तों भद्दा है, जिन जो सही ना लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे, है ना, यानी कि बुरा कह सकते हो। ड्रैब का मतलब भी दोस्तों जो इंटरेस्टिंग ना हो, फीका, नीरस, बोरिंग टाइप का। ओफुल का मतलब भी दोस्तों बुरा होता है, बैड होता है, अनप्रेजेंट होता है। ये तीनों दोस्तों लगभग इसके एंटोनिम है। लेकिन जो टोल है, टोल, लंबा, ये दोस्तों इसका एंटोनिम नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, कौन सा एंटोनिम नहीं है, कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, चूज द बेस्ट आंसर। यहाँ पे दोस्तों आपको बेस्ट आंसर बताना है। व्हाट इज योर सिटी लाइक, आपका शहर कैसा है, वो आपकी सिटी है जो वो कैसी है, वो आपको इसका आपको बेस्ट आंसर देना है। पहला आई हैव नो आइडिया, यानी मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं हुई। उसके बाद इट्स नाइस बट, अच्छा इट्स स्मॉल बट नाइस, यह छोटा सा शहर है लेकिन बहुत अच्छा है। उसके बाद तीसरा आई लाइक इट ए लॉट, मुझे यह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर सिटी लाइक, आपका शहर कैसा है, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे, जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखो या तो आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि मुझे पसंद नहीं है, ये भी नहीं आप कहोगे कि मुझे नहीं पता भाई, है ना, या तो आप कहोगे कि यह बहुत अच्छा है, ये कहोगे कि छोटा शहर है लेकिन अच्छा है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको कोई किसी चीज़ का आंसर देना होता है, उसका बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं बताना होता और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बताना होता, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई कि बहुत अच्छा ही है हुआ है। मतलब कि आपको एक मीडियम से टाइप का आपको बताना है कि ना तो बहुत ही नेगेटिव ना ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर आप देखें, आई लाइक इट ए लॉट, मुझे यह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी ऐसा भी नहीं बोलना, आपको क्या कहना है, इट्स
स्मॉल बट नाइस, ये छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है ना। तो ये वाला दोस्तों इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा व्हाट इज योर सिटी लाइक इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है लाइट ऑफ एशिया इज रिटन बाय। लाइट ऑफ एशिया दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडविन आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपको बताना है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ये तो दोस्तों डायरेक्ट आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो। ये दोस्तों जो लाइट ऑफ एशिया है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, एडविन आर्नोल्ड। किसके द्वारा, एडविन आर्नोल्ड। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू। विलियम शेक्सपियर कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 14th, 15th, 16th या फिर 18th सेंचुरी से। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जो अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें उनका जो 1564 1564 में जन्म हुआ था और दोस्तों वो 1616 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो मतलब कि जब तक वो रहे 1564 से 1616 तक रहे। अब यानी कि दोस्तों 1564 ज़्यादातर समय उनका गया दोस्तों कौन सी सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। और लास्ट का जो समय 16 साल उन्होंने बिताए 17th सेंचुरी के। अब दोस्तों ऑप्शन में 17 तो नहीं है, 16th है। अगर 17th ना हो 16th हो तो यही दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16th ना हो तो 17 आपको लगा देना, ठीक है ना। 17वीं, तो 16वीं सदी में दोस्तों वो बिलोंग करते थे, 16वीं सदी से। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 16वीं की एंडिंग और 17वीं की शुरुआत से वो बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, इसमें दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच अलंकार आपको बताना है, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन या फिर ऑक्सीमोरोन। तो अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग यानी अथॉरिटी यानी सत्ता को आप कह सकते हो कि सत्ता है जो एक मरते हुए राजा को फॉरगेट यानी भूल जाती है। सत्ता अथॉरिटी है दोस्तों एक मरते हुए राजा को भूल जाती है। क्या दोस्तों सत्ता है जो अथॉरिटी है वो किसी को भूल सकती है, वो थोड़ी भूलेगी, है ना। मतलब कि एक यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सत्ता को ऐसा कहा गया कि वो भूल जाती है, यानी कि एज ए पर्सन, एज ए जो ह्यूमन बीइंग के रूप में इसको ट्रीट किया गया है ना। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण जिसको हम बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपको सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है सिनोनिम ऑफ द वर्ड कमिजरेट इज। कमिजरेट दोस्तों जो वर्ड है इसका सिनोनिम आपको बताना है। दोस्तों कमिजरेट का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग, यानी दोस्तों जो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं ना, उनके प्रति अगर हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं यानी कि सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो इसी टाइप की फीलिंग को क्या कहते हैं, कमिजरेट कहते हैं। उसके तो ऑप्शन में आपको बताना है यहाँ पे चारों में से कौन सा इसका सिनोनिम होगा। समराइज, समराइज का मतलब दोस्तों आपको पता है जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसकी समरी दी होती है ना, यानी जिसको हम बोल देते हैं कि उसकी जो संक्षेप में दिया होता है उसको, है ना, यानी छोटा करके दिया होता है उसको बोलते हैं समराइज करना। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के दोस्तों बहुत सारे मतलब होते हैं। एक तो एग्जॉस्ट यानी कि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, यानी कि आप थक गए, आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। एक एग्जॉस्ट यानी कि इस चीज़ को एग्जॉस्ट कर लेना यानी कि खत्म कर लेना, ठीक है ना। एग्जॉस्टिबल आपने सुना होगा, एग्जॉस्टिबल है ना। तो एग्जॉस्ट का मतलब खत्म करना भी होता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं होगा इसका, ठीक है ना। समराइज भी नहीं होगा। सिंपैथाइज, सिंपैथाइज दोस्तों आपने सुना होगा, सिंपैथी आपने सुना होगा, यानी इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है कि सहानुभूति होना। सिंपैथाइज मतलब दूसरों से मतलब जो दूसरे लोग हैं उनसे सहानुभूति होना, उनकी समस्याओं को समझना, है ना। तो सिंपैथाइज दोस्तों और कमिजरेट ये दोस्तों आपस में जो कमिजरेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिंपैथाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक होता है दोस्तों स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का क्या मतलब है, स्टैग्नेट का मतलब दोस्तों स्टैग्नेट हो जाना, जैसे आपने शायद सुना भी हो स्टैग्नेट हो जाना। स्टैग्नेट हो जाना यानी कि रुक जाना, यानी कि कोई चीज़ डेवलप हो रही थी तो उसका डेवलपमेंट रुक जाना, ग्रोथ रुक जाना, है ना, चेंज रुक जाना किसी भी चीज़ में, यानी कोई चीज़ इनएक्टिव हो जाना तो उसको स्टैग्नेट बोलते हैं। तो स्टैग्नेट मतलब होना कभी भी, यानी कभी भी मत रुकना, बढ़ते रहना आगे, ठीक है ना। तो सिंपैथाइज इसका सही उत्तर हो जाएगा और बाकी का भी आपको मतलब पता चल गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है ले डाउन मीन्स। ले डाउन का मतलब क्या होता है, ले डाउन दोस्तों, ले डाउन का मतलब होता है कि कुछ नीचे रख देना, ठीक है ना, किसी चीज़ को कहीं दूसरी जगह या कहीं भी नीचे रख देना, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे रिजाइन। रिजाइन दोस्तों आपको पता होगा जैसे कोई नौकरी लगा है ना, वो अपने नौकरी को छोड़ देता है, त्याग पत्र दे देता है, रिजाइन कर देता है, उसको रिजाइन बोलते हैं। डिपॉजिट का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिपॉजिट का मतलब भी दोस्तों एक तो होता है जमा करना, क्या करना, जमा करना। एक दोस्तों क्या होता है डिपॉजिट का मतलब, मान लो कोई किसी जगह पे कोई चीज़ रख देना, उसको भी डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जो जो मिट्टी वगैरह होती है समुद्र में, वो एक जगह पे जमा होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है ना। ले डाउन का भी कुछ ऐसा ही मीनिंग होता है कि एक जगह दोस्तों इकट्ठे होना, जमा होना, कहीं पे कुछ चीज़ें रख देना, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों
मतलब कि जो आपको पता है इन्वेस्ट करना, यानी कि पैसे लगाना, निवेश करना कह सकते हो, धन लगाना, पूंजी लगाना, इसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्ट करना। उसके बाद है ओमिट। ओमिट का क्या मतलब होता है दोस्तों? ओमिट का मतलब होता है दोस्तों यानी कि किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना, किसी चीज़ को दोस्तों इंक्लूड ना करना, ये होता है दोस्तों ओमिट का मतलब, है ना? किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना, ये दोस्तों क्या है, ओमिट का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखो ले डाउन का इनमें से कौन सा बनेगा, तो अभी मैंने आपको बताया था। और एक और दोस्तों मतलब कि किसी चीज़ को ना दोस्तों मतलब कहीं पे रख देना, छोड़ देना, ये भी ओमिट का मतलब होता है। ओमिट का एक मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को कहीं पे छोड़ देना ना, ये भी दोस्तों क्या होता है, ओमिट का मतलब होता है। अब दोस्तों जो ले डाउन है ना, ले डाउन अगर आप दोस्तों जियोग्राफी आपने पढ़ी है इंग्लिश में तो आपने सुना होगा, ले डाउन दोस्तों एक जियोग्राफिकल टर्म भी है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे भी मैं आपको बता रहा था, जैसे जो मिट्टी है, मिट्टी दोस्तों लेयरों में ना इकट्ठी होती रहती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो दोस्तों क्या होती है, इकट्ठे होते होते एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ना हार्ड हो जाती है, सोलिडिफाई हो जाती है, और मतलब क्या बन जाती है, जैसे दोस्तों रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टाने होते हैं, वैसे टाइप की बन जाती हैं, ठीक है ना? तो ये होता है दोस्तों ले डाउन का मतलब, जियोग्राफिकल टर्म है एक। और यही सेम दोस्तों मीनिंग है किसका, डिपॉजिट का। किसका, डिपॉजिट का। ऐसा ही कुछ मीनिंग किसका, डिपॉजिट का। तो नहीं दोस्तों, इसका जो मीनिंग हो जाएगा ले डाउन का, वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रेकअप मीन्स। ब्रेकअप का मतलब आपको बताना है, तो दोस्तों आपने सुना होगा ब्रेकअप, ठीक है ना? ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है दोस्तों एक्सटिंग्विश, ठीक है ना? ऑप्शन बी है एंटर बाय फोर्स, ऑप्शन सी है इंट्रोड्यूस, ऑप्शन डी है दोस्तों डिस्पर्स। दोस्तों ब्रेकअप का मतलब होता है यानी कोई चीज़ का खत्म हो जाना, जैसे रिलेशनशिप में दोस्तों ब्रेकअप होता है, एक दूसरे से अलग हो जाना, ये किसी चीज़ का दोस्तों खत्म हो जाना, सेपरेट हो जाना कह सकते हो, ये दोस्तों ब्रेकअप का मतलब होता है। एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुना होगा, एक्सटिंग्विश करना यानी कि किसी चीज़ को बुझाना, आग को बुझाना, ठीक है ना? एंटर बाय फोर्स, ये तो यानी बल लगा के कहीं एंटर हो जाना, पेनिट्रेट कर जाना, ठीक है ना? इंट्रोड्यूस करना है तो आपको पता है परिचित करना, परिचय देना। डिस्पर्स का मतलब दोस्तों अलग हो जाना, बिखर जाना। तो ब्रेकअप का मतलब भी दोस्तों कुछ ऐसा अलग हो जाना है, डिस्पर्स का मतलब भी दोस्तों अलग हो जाना है, सेपरेट हो जाना है। तो ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, क्वेश्चन नंबर 27 है सब्स्टिट्यूट ए सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए दोस्तों एक सिंगल वर्ड आपको बताना है क्या बनेगा। एलियन बनेगा, एमिग्रेंट बनेगा, इमिग्रेंट बनेगा, कोस्मोपोलिटन पोलिटन बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है ना? आपको बताना है यहाँ पे इसके लिए एक सिंगल वर्ड क्या होगा, एलियन, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट या फिर कोस्मोपोलिटन। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे एलियन क्या, एलियन तो आपको पता है अगर कोई दूसरे ग्रह का उसको हम क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं, ठीक है ना? एमिग्रेंट होता है, एक होता है इमिग्रेंट। एमिग्रेंट दोस्तों किसे बोलेंगे, उत्प्रवासी, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कोई विदेश में जाके बस गया। और इमिग्रेंट ये होता है अप्रवासी। अप्रवासी आने का मतलब है कि कोई दूसरे देश में आके वहाँ पे मतलब बस स्थायी रूप से रहने लगा। एक है दोस्तों दूसरे देश में जाके बसने वाला, एक दूसरे देश से आके बसने वाला। तो आने वाले को दोस्तों इमिग्रेंट बोलते हैं, उनका मान लो ग्रुप आया, ठीक है ना? कोस्मोपोलिटन, कोस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है दोस्तों वो अलग अलग भागों में रह चुका है, यानी कि कभी कहीं चला गया, कभी कहीं, तो मतलब कि सभी जो देश हैं उनसे हल्का फुल्का प्रभावित है, हर किसी से थोड़ा प्रभावित है, हर प्रकार की संस्कृति से प्रभावित है, इस टाइप को हम बोलते हैं कोस्मोपोलिटन। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कौन सा सही रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका जो आंसर है वो क्या है, इमिग्रेंट है। क्या है, इमिग्रेंट, यानी दोस्तों जो दूसरे देश में आके वहीं पे स्थायी रूप से बस जाते हैं, जो ग्रुप होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट इज। एक्स्ट्रावेगेंट ये पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची करने वाला, खर्चा ज़्यादा करने वाले को एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, ठीक है ना? एक्स्ट्रावेगेंट। यहाँ पे आपको इसका एंटोनिम बताना है, एंटोनिम यानी इसका अपोजिट बताना है। सबसे पहला है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब दोस्तों होता है किफ़ायती, यानी कि कम खर्चीला। तो कम खर्चीला और एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब ज़्यादा खर्चीला, तो दोस्तों फ्रूगल ही एक्स्ट्रा वेगेंट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एक्सपेंसिव तो दोस्तों महंगा होता है ना, मतलब कि खर्चा करने वाला आप कह सकते हैं, तो इसका मतलब अपोजिट नहीं होगा। अनप्लीजेंट का मतलब दोस्तों ये भी इसका नहीं है, अनप्लीजेंट का मतलब जो अच्छा ना लगे। इम्पार्शियल ये भी थोड़ा अलग है, इम्पार्शियल यानी कि दोस्तों निष्पक्ष रूप से, कोई पार्शियलिटी नहीं है, तो वो फ्रूगल ही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रीड दिस बुक, इसका दोस्तों पैसिव वॉइस आपको बताना है। हैव यू रीड, हैव आया है, हैव यू रीड दिस बुक, तो हैव आया दोस्तों, हैज़ हैव आया, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रीड भी लगी है और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक बात तो आपको पता चल गया, ये दोस्तों प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको पता है दोस्तों हैज़ हैव जो भी होता है उसके साथ बीन लग जाता है।
हैज़ हैव के साथ क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। अब आपको सिर्फ ये देखना कि बीन किस में आया है। हैज़ दिस बुक रीड, ये इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। हैज़ दिस बुक बीन, इसमें आया दोस्तों बीन, ठीक है ना, तीसरे वाले में आया, चौथे वाले में भी नहीं है, तो बीन दोस्तों चौथे वाले में आया है। तो हैज़ दिस बुक बीन रीड बाय यू, हैज़ दिस बुक बीन रेड बाय यू, हैव यू रेड दिस बुक, हैव दिस बुक रेड बाय बीन रेड बाय यू। तो बीन वाला दोस्तों सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आर्टिकल आपको बताना है कौन सा यहाँ पे आएगा। आई सा डैश वन आइड मैन, आई सा डैश वन आइड मैन, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, जिसको आर्टिकल की नॉलेज है उसने मतलब कि उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन के साथ आपको बताना है, ठीक है ना। और दोस्तों आपको साथ में ये भी बताना है 30 में से आपको कितने क्वेश्चन पहले आते थे, कितने आपके बिल्कुल सही हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इसे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।